वेलकम टू दिस थर्ड लेक्चर ऑन द टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस। हम लोग ने पिछले दो लेक्चर्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को डिस्कस किया था, दैट वाज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग ने दो एस्पेक्ट्स को डिटेल में अंडरस्टैंड किया। वन वाज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ नरिशमेंट, जो कि देखा जाता है प्लांट्स के अंदर। द अदर वन वाज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ नरिशमेंट विच विल बी सीन इन द केस ऑफ एनिमल्स। अब आज के लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज़ रेस्पिरेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन। अब हमको ऑलरेडी पता है कि रेस्पिरेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। अब ये जो रेस्पिरेशन है, इट इज़ वेरी ऑफन एसोसिएटेड विद द वर्ड ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ये हमें याद रखना है कि दोनों के दोनों अलग चीज़ें हैं। रेस्पिरेशन इज़ एन ओवरऑल मैकेनिज़्म, जो पूरा का पूरा मैकेनिज़्म होता है जिसकी मदद से हमारे बॉडी के अंदर एटीपी या तो एनर्जी जनरेट या तो प्रोड्यूस होती है। दैट ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। और वो रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट इज़ ब्रीदिंग। अब breathing is very simple to understand and define. It is just a process in which we take in air that is rich in oxygen and give out air that is rich in carbon dioxide. So वो जो exchange of gases वाला process है, that is breathing, which is also referred to as external respiration. लेकिन जो respiratory mechanism की हम लोग बात कर रहे हैं, that is an overall process. अब ये जो respiratory mechanism है, इसके दो important types है। पहले हम ये दोनों टाइप्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं एंड देन विल टॉक इन डिटेल अबाउट बोथ द प्रोसेसेस। सो रेस्पिरेशन के अंदर कौन से दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं? तो इट इज़ वेरी सिंपल। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, द अदर वन इज कॉल्ड एज एनेरोबिक रेस्पिरेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? लेट अस रिवाइज इट क्विकली। So aerobic respiration is a respiration that is done in the presence of oxygen. So ऑक्सीजन के मौजूदगी में जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म या तो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक। एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तभी जो प्रोसेस हो रहा है उसको बुलाएंगे एनेरोबिक। सो एनेरोबिक इसीलिए ही बुलाते हैं बिकॉज इट इज नॉट एरोबिक, इट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ये दोनों प्रोसेस का, वो है एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो बच जाता है उसको हम बुलाते हैं एंड प्रोडक्ट्स। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर दी एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सहेल कर लेते हैं एक्सपिरेशन की मदद से, और ये जो वाटर रह जाता है, दिस इज कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जब भी हम लोग ब्रीद आउट करते हैं तो अगर तुम फील करोगे तो दैट इज अ बिट वार्म। सो बेसिकली इट इज गेटिंग एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। एनेरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो कॉमन है, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड था, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड है, बट मेजर डिफरेंस इज इन द सेकेंड एंड प्रोडक्ट, दैट इज इथेनॉल। सो वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनेरोबिक रेस्पिरेशन इज इथेनॉल। अब डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस और भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, बट उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट मेजरली द एंड प्रोडक्ट इज इथेनॉल, दैट इज C2H5OH। इसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है मैकेनिज्म की मदद से, दैट इज क्वाइट लार्ज, whereas the energy that is liberated in the process of anaerobic respiration is comparatively less. So इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूज़ करूँ दोनों रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म्स में, एक ग्लूकोज मैंने यूज़ किया एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, दूसरा ग्लूकोज मैंने यूज़ किया एनेरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, दोनों के एनर्जी प्रोडक्शन या तो एटीपी सिंथेसिस को अगर मैं कंपेयर करूँगा तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है दैट प्रोड्यूसेस ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, वेराज एनेरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वो सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल बना सकता है। सो दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोसेसेस। इसके अलावा ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, दिस कैन टेक प्लेस विद इन 2 डिफरेंट लोकेशंस ऑफ अ सिंगल सेल। एक ही सेल के 2 अलग अलग रीजन्स पे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। इनिशियल जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस, विच इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज पाइरुवेट। इसको हम लोग आगे और अच्छे से देखेंगे, बट अभी के लिए याद रखो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। वेराज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आगे के रेस्पिरेटरी रिएक्शंस होंगे। आर यू क्लियर विद दिस? सो दैट इज क्रेब्स साइकिल एंड ETS, ये 2 प्रोसेसेस होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
वेराज अगर एनेरोबिक रेस्पिरेशन को देखेंगे तो यहाँ पे एक ही लोकेशन में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। कंटिन्यूइंग फर्दर, अब ये एक समरी जैसा है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द रिएक्शन फॉर द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स, बट दिस इज एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली होता क्या है दोनों रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स में। तो when I talk about aerobic respiration, it starts with a single molecule of glucose which is containing 6 carbon atoms. This is going to get converted into molecules of pyruvate. I repeat, a single glucose molecule will be converted into 2 molecules of pyruvate, और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एज ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो पाइरुवेट है, दिस पाइरुवेट एंटर्स अ रिएक्शन मैकेनिज्म विच इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बाद वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम करके एक प्रोसेस है उसके अंदर एंटर होगा, और ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद दी एंड प्रोडक्ट्स आर दिस। अब कौन से एंड प्रोडक्ट्स है? हमने ऑलरेडी कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो होगा ही होगा, सो यू हैव वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे सिंथेसाइज होता है दैट इज एनर्जी, और ये जो एनर्जी सिंथेसाइज होगा दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ ATP। So this is an summary. You started with an glucose molecule, intermediate कहीं तो बीच में बनेगा pyruvate, and last में you will get ATP molecules along with carbon dioxide and water. अब यही चीज़ को अगर हम लोग एनेरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंपेयर करें तो ये प्रोसेस भी स्टार्ट होता है सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ। इनिशियल रिएक्शन या तो इनिशियल मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे भी ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे भी ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट, और ये दोनों जो प्रोसेसेस है ग्लूकोज से पाइरुवेट में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस नाम का, दिस इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, वो सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है। लेकिन ये पाइरुवेट का आगे क्या होगा ये डिपेंड होता है ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी पे। तो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है जैसे कि ये केस के अंदर, तो ये चीज़ें या तो ये एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन कंप्लीटली एब्सेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन कंप्लीटली एब्सेंट है तो ये जो पाइरुवेट मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट होगा इनटू इथेनॉल, जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। सो इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन योर पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल along with कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। सो कार्बन डाइऑक्साइड भी लिबरेट होगा, एनर्जी भी लिबरेट होगा, उसके अलावा इथेनॉल विल बी दी एंड प्रोडक्ट। और ये प्रोसेस तुमको कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने मिलेगा? वन ऑफ द एग्जाम्पल इज द यीस्ट ऑर्गेनिज्म। सो यीस्ट ऑर्गेनिज्म फॉलोज दिस एनेरोबिक रेस्पिरेशन मैकेनिज्म wherein there is no availability of oxygen. Now the second case is more interesting. कई बार क्या होता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर भी पॉसिबल है। Many times the availability of oxygen is comparatively less. जो ऑक्सीजन नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स के अंदर अच्छे मात्रा में होता है, कई बार कोई विगरस एक्सरसाइज के वजह से या तो स्टर्नस एक्टिविटी के वजह से हमारे बॉडी का जो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन है वो कुछ ज़्यादा होता है जितना हम लोग उन सेल्स को प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो वो टाइम पे देर इज़ अ स्केर्सिटी ऑफ ऑक्सीजन। आई रिपीट, वो टाइम पे जब हम लोग बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज या तो स्टर्नस एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारे मसल्स या टिश्यूज़ को जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है उतना नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वहाँ पे कमी हो जाती है जिसको हम कहते हैं स्केर्सिटी। और ये स्केर्सिटी के वजह से क्या होता है, द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लैकिंग, जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे कम अवेलेबल है। इसके वजह से क्या होगा, ये जो पाइरुवेट मॉलिक्यूल है नॉर्मली वो कन्वर्ट होना चाहिए था इनटू ATP, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा। लेकिन यहाँ पे कम ऑक्सीजन होने के वजह से वो एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। सो ये बहुत फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किया जाता है इन द मसल ऑफ ह्यूमंस। हमारे जो मसल्स होते हैं जब हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी करते होते हैं तो उस वक्त वहाँ पे ऑक्सीजन कम होने के वजह से वहाँ पे पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू द लैक्टिक एसिड। इसके अलावा एनर्जी भी लिबरेट होगी, और जब तक लैक्टिक एसिड वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा या तो इट विल बी एक्यूमुलेटेड, वहाँ पे हमको कई बार पेन एक्सपीरियंस होगा। सो दिस इज़ वेरी कॉमन, ये तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा आफ्टर कैरिंग आउट अ फिजिकल एक्टिविटी।
So basically these are the major differences between aerobic and anaerobic respiration. अगर इतनी चीज़ को तुम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस, और अगर ये डिफरेंसेस क्लियर है तो हम लोग आगे जो डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बिकम मोर ईजियर. So just take a note of this. All of these are the important points which are involved in the process of respiration. We will continue the further part of respiration in the upcoming next lecture. Thank you everyone.